जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो of the fundamentals of finance course. We have already started chapter number 8, which is time value of money, and in the previous videos, in the three parts, we talk about the simple interest in detail, simple discount in detail, and we also discussed in the last video we talk about the compound interest and the compound discount. In this video, this is in continuation with the previous video. In this video, we will talk about the annuity and the perpetuity. This is also the part of the compounding process and the discounting process. It has nothing to do with the simple interest or the simple discount. So quickly moving about our discussion, basically annuity and perpetuity में थोड़ा सा difference है. First of all, we will talk about the annuity concept. Whenever we are interested to make an investment or to get a loan from any person or from any institution, then we have different types of cash flow streams or the different types of cash flow patterns. For example, whenever in any cash flow pattern the equal payments made after equal intervals for a specific time period, then this cash flow stream is called the annuity cash flow stream. तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैंक से लोन लेते हैं और उसकी हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 5 ईयर्स और 10 ईयर्स, हमने उसको पे ऑफ करनी है. हमने कार फाइनेंस की है, हमने हाउस फाइनेंस की है, हमने बिल्डिंग फाइनेंस की है, हमने किसी तरह का कोई पर्सनल लोन लिया है या कोई भी हमने लोन लिया है, तो उसकी हम क्या करते होते हैं, हम फिक्स इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं फिक्स टाइम पीरियड के लिए. ठीक है. तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होगी या हम किसी जगह पे ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, उस इन्वेस्टमेंट का आउटपुट हमें या उसके रिटर्न में हमें वो कहते हैं जी आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा फॉर 10 ईयर्स. आपको फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि जी वो किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट करें, वो कहें कि जी आप आज हमें 1 लाख रुपया दे दें और हम आपको 10,000 एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स पे करते रहेंगे. तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आए जिसमें हमने देखना होता है जो कैश फ्लो स्ट्रीम है या जो कैश फ्लो का पैटर्न है ओवर द टाइम पीरियड, उसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एग्जिस्ट कर रही हैं किसी भी कैश फ्लो पैटर्न में, तो उसको हम बोलेंगे एनुटी कैश फ्लो पैटर्न हम बोलेंगे. तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं मैंने कैटेगोरिकली यहाँ पे लिख भी दी है ताकि आप लोगों को फिर भूले ना. नंबर वन, इक्वल पेमेंट्स होनी चाहिए उस कैश फ्लो पैटर्न में. इक्वल इंटरवल के बाद सारी पेमेंट्स होनी चाहिए और ये पेमेंट्स जितनी भी हैं ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए होनी चाहिए. 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, जो भी है आपका टाइम पीरियड इसमें फिक्स हो. इक्वल पेमेंट्स, इक्वल इंटरवल एंड फिक्स टाइम पीरियड, ये तीन चीजें आपने याद रखनी है. किसी भी कैश फ्लो पैटर्न में या कैश फ्लो स्ट्रीम में ये तीन कंडीशंस होंगी या तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. उस कैश फ्लो स्ट्रीम को हम क्या बोलते होती हैं, एनुटी कैश फ्लो स्ट्रीम होती है. अब इस एनुटी कैश फ्लो स्ट्रीम का अगर हमने सारी पेमेंट्स का हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है या उन सब की हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एक तो वेरी बेसिक मेथड ये होता है कि हम सारी वैल्यूज को इंडिविजुअली इंडिविजुअली ट्रीट करें और सब वैल्यूज को हम जो भी अगर प्रेजेंट वैल्यू लेके जानी है तो सबको हमने जीरो पे लेके आए और सबको एड अप कर लें. और अगर हमने सबकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सबको हम क्या करें, टर्मिनल पॉइंट पे ले जाएं और सबको फिर वहां पे जाके ऐड कर दें. तो एक तरीका कार तो ये होगा. सेकेंडली, फिर हमारी आसानी के लिए हमें फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया गया किसी भी फाइनेंस की बुक में अगर आप देखेंगे तो हमें एनुटी का फॉर्मूला बता दिया है कि जब भी किसी भी कैश फ्लो पैटर्न स्ट्रीम में ये तीन कंडीशन होंगी तो बजाय हर एक को इंडिविजुअली इंडिविजुअली सॉल्व करने के लिए हम एक डायरेक्टली फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे और उसी के थ्रू हम सारे का सारा सॉल्व कर लेंगे. फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस हम एनुटीज को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं. दो बेसिस पे हम डिवाइड करती हैं. अगर तो पेमेंट्स जो भी हो रही हैं होंगी, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स तो डेफिनेटली इंक्लूड होंगी होंगी. इसके अलावा अगर जो इक्वल पेमेंट्स हैं वो अगर एट द एंड ऑफ द पीरियड हो रही होंगी, किसी भी अगर आप फर्स्ट ईयर की एंड पे, सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी एंट्रियां बोलेंगे. और एनुअल ड्यू में पेमेंट्स क्या होती हैं, आपके स्टार्ट ऑफ द पीरियड, आपके जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसी टाइम आपको फर्स्ट पेमेंट मिलेगी. इसी तरह हर साल के स्टार्ट में या हर टाइम पीरियड के स्टार्ट में आपको पेमेंट्स मिलती जाएगी. तो ये क्या होता है आपका, इसको हम एनुअल ड्यू बोलते हैं. The present values and the future values in case of annuity can also be calculated by using two methods, by manually or by using the table. जिस तरह से हमने अभी कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड डिस्काउंट वाले केस में देखा, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग में, कि उसमें दो दो तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैनुअली भी कैलकुलेट हो जाती है और टेबल के थ्रू भी हो सकती है. इसी तरह से अगर हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो वो भी आपकी मैनुअली भी हो जाती है और आपकी टेबल से भी हो जाती है. इसी तरह से हमने एनुटीज के भी अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू लेनी हो या फ्यूचर वैल्यू लेनी हो तो हम मैनुअली भी करते हैं और टेबल के थ्रू भी करते हैं. तो चार तरह के टेबल होते हैं. इंटरेस्ट फैक्टर्स हम टेबल बोलते हैं या हम इसको फाइनेंशियल टेबल्स बोलते हैं. ठीक है, चार तरह के टेबल्स होती हैं. नंबर वन, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. नंबर टू,
प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनुअल टेबल, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनुअल टेबल। तो ये चारों आप किसी जगह पे भी आप यूज कर सकते हैं आसानी के साथ। अब हम थोड़ा सा इसके फार्मूला की तरफ डिस्कशन करते हैं कि इसका फार्मूला कैसे कैसे हम डिफाइन करते हैं, और एनुटी ड्यू का और ऑर्डिनरी एनुटी का फर्दर डिफरेंसेस क्या है फ्रॉम द कैलकुलेशन पर परस्पेक्टिव, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। ये अब बड़ा बेसिक लेवल का मैंने आपको इसका फार्मूला लिख दी है, प्रेजेंट वैल्यू का भी और फ्यूचर वैल्यू इन केस ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी। फ्यूचर वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो सिंपली हम क्या करते थे, चूंकि पेमेंट पेमेंट आपकी इक्वल पेमेंट्स होती हैं तो पेमेंट सेम ही रहेंगी। पेमेंट्स जो इक्वल पेमेंट्स हैं, हम इंटू वन प्लस आई रेस्ट पर एन माइनस वन डिवाइड, अब इस सारे को हम डिवाइड कर देंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर है सारे को डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और ये हमारा क्या आ जाएगा आपका, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू, इसको पेमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी आ जाएगी। अब ये जो अमाउंट है ना पेमेंट्स के अलावा अलावा जितना भी हमारा ऑपरेशन यहाँ पे रन हो रहा है, इस सब की कैलकुलेटेड वैल्यू ऑलरेडी हमें टेबल की में हमें अवेलेबल होती है। अब इस फैक्टर को अगर हम, या इस वैल्यू को अगर हम पेमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी आता है। इसलिए हम इसको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनुटी हम बोलते हैं, बिकॉज through that factor we are interested to calculate the future value of annuity। तो हम ये इसको टेबल में भी देख सकते हैं, अगेन टेबल के वो दो दो कंडीशंस है वो मैंने पहले बताई थी पिछले लेक्चर में, वो इस पे भी एप्लीकेबल होंगी। क्या कंडीशंस थी, नंबर वन, आपका जो टेबल है वो लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज को कवर करेगा, और सेकंडली फ्रैक्शन जो हमारी वैल्यूज होती हैं उसकी उसका आंसर या उसके फैक्टर की अमाउंट यहाँ पे नहीं दी होती। तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो हमें फिर उसका मैनुअल फार्मूला के थ्रू सॉल्व करना पड़ता है। वो दोनों हमने प्रैक्टिस दोनों तरह से करनी होती है, ठीक है। फिर जिस तरह का भी क्वेश्चन आए हम उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी वर्किंग, उसका फार्मूला यूज करके हम वर्किंग कर सकते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसका भी हमें अलग से फार्मूला दे दिया गया हमारी आसानी के लिए। हम अलग अलग सबको, अगर 10 पेमेंट है सबको अलग अलग जीरो जीरो पे लेके आ जाएं और सबको ऐड कर ले तो फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आप फार्मूला यूज कर लें तो आपको वही कैलकुलेशन, अगर जो 10 मिनट में होनी है, 10 वैल्यूज कैलकुलेट होनी है, वो 1 मिनट में आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो उसका फॉर्मूला है वन माइनस वन प्लस आई रेस्ट पर माइनस एन होल डिवाइड बाई आई हम कर देंगे। तो ये ब्रैकेट को डिवाइड बाई आई करेंगे, पेमेंट को नहीं करेंगे हम। वैसे पेमेंट भी होती है लेकिन ब्रैकेट को हम आई के साथ डिवाइड करेंगे। तो पेमेंट के अलावा जो जितना भी ऑपरेशन है उसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनुटी, बिकॉज दैट फैक्टर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। तो ये हमारे इसका फॉर्मूला है। अच्छा, एनुटी ड्यू में ना फॉर्मूला, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द ऑर्डिनरी एनुटी। Very simple question. You have opened a saving account in a bank and started depositing 1500 rupees in the account at the end of every year. Calculate how much amount will be available in your account at the end of fifth year if the bank is paying 8% compound annual interest rate। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपने अकाउंट ओपन की है बैंक में, उसमें आपने डिपॉजिटिंग अमाउंट डिपॉजिट करना शुरू कर दिया 1500 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के एंड में, ठीक है। और हमसे रिक्वायरमेंट क्या की पूछी गई है जी, कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट विल बी अवेलेबल इन योर अकाउंट एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर इफ द बैंक इज पेइंग 8 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम जब भी हमने क्वेश्चन बनाना है आप उसकी टाइमलाइन बना लेंगे तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर टाइमलाइन ना भी बनाए, जिस तरह से ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसमें हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, आपकी इक्वल पेमेंट्स है। वो यहाँ पे देखिए हर साल 1500 डिपॉजिट कर रहा है, उसका मतलब इक्वल पेमेंट्स है। इक्वल इंटरवल के बाद हो रहा है, वो भी हमें उन्होंने बता दिया कि एट द एंड ऑफ एवरी ईयर हो रहा है, इसका मतलब है हर साल के एंड में बीच में कोई पेमेंट नहीं हो रही। दूसरी कंडीशन भी हो रही है, फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन कौन सी होती है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए, तो वो भी अभी उन्होंने बता दिया कि एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर हमने कैलकुलेट करनी है। मतलब जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है तीनों की तीनों फुलफिल हो, तो इसका मतलब है ये एनुटी की कैश फ्लो पैटर्न बनता है। सेकेंडली अब हमने ये डिसाइड करना होता है कि ये एन्युटी ड्यू है या ऑर्डिनरी एन्युटी है। तो ये देखिए एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होता है कि पेमेंट हमेशा आपकी एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड हो रही होती है, जबकि एन्युटी ड्यू में पेमेंट स्टार्ट ऑफ द एवरी पीरियड हो रही है। तो ये भी क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया गया कि एट द एंड ऑफ द ईयर पेमेंट हो रही है। तो इट मीन्स अब हमें ये फाइनली श्योरिटी होगी कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला है और ऑर्डिनरी एन्युटी का केस है, और वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, ठीक है। हमने एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर वाली टोटल वैल्यू फाइंड करनी है, इट मींस हमने फ्यूचर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइनली ये सारा कुछ अपने माइंड में अपने आपने सोच लेना है, सोचने के बाद फिर आपने फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एरोटिक इसमें कैलकुलेट करनी है।
अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी भी हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही डिसाइड करना है कि हमने इसको मैनुअली सॉल्व करना है या टेबल के थ्रू सॉल्व करना है। तो देखें इसमें एन कितना 5 ईयर्स है और इंटरेस्ट रेट कितना 8% है। तो आप कोई सा भी टेबल देख लेंगे, ये तो बड़ी स्मॉल लेवल की वैल्यूज हैं और फ्रैक्शन वाली वैल्यूज भी नहीं है। तो वी कैन इजिली फाइंड इन एनी टेबल ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी, किसी भी बुक के टेबल में आप ये वाली वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो वहां से आप फैक्टर की वैल्यू देखें, दैट कम्स 5.8666 आ गया आपका। तो उसको 1500 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इट कम्स दी एनुटी ड्यू। अच्छा, मजे की बात यह है कि एनुटी ड्यू का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। हमने ऑर्डनरी एनुटी में के जो फॉर्मूलाज हैं उन्हीं में ही हमने थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देनी होती है और वो एनुअल ड्यू का फॉर्मूला बन जाएगा। एडजस्टमेंट कैसे होगी, पहले तो हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर हमारी जरा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कि इसका फॉर्मूला कैसे हमने एडजस्ट करना है। देखिए, इसमें कंसेप्चुअली देखें, ऑर्डिनरी एनुटी में क्या हो रहा होता है, पेमेंट्स एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड हो रही है, राइट। इसका मतलब है कि पहली पेमेंट कब होगी, अगर हम आज जीरो पे खड़े हैं तो पहली पेमेंट क्या होगी, आज से 1 साल के बाद। मतलब 1 जनवरी को अगर मैं खड़ा हूं तो 31 दिसंबर को होगी एक पेमेंट, फिर दूसरी पेमेंट नेक्स्ट ईयर के 31 दिसंबर को होगी, तीसरी पेमेंट थर्ड ईयर के 31 दिसंबर की होगी। इसका मतलब है कि जो पहली पेमेंट है उसके ऊपर जिस साल पेमेंट हो रही है उस साल तो इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा। इंटरेस्ट तो देखें तब मिलता होता है जब एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए। तो पहले साल की पहली पेमेंट ही आप 31 दिसंबर को कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहे हो, इसका मतलब है उसके ऊपर उस साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अगर हमने 5 साल की वैल्यूज निकल कैलकुलेट करनी है फ्यूचर वैल्यू, तो उसके ऊपर बेसिकली हमें 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, 5 साल का नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि पहली पेमेंट पे तो मिलेगा ही नहीं। तो हर सेकंड पेमेंट वो भी सेकंड ईयर के एंड में हो रही है, इसका मतलब है उसके ऊपर भी 1 साल का हमें इंटरेस्ट। तो ऑर्डिनरी एनुटी के केस में क्या होता है कि आपको हर पेमेंट पे एक एक साल का इंटरेस्ट कम मिलता रहता है। जबकि इन अदर अदर साइड अगर हम एनुटी ड्यू को देखें तो उसमें हमने पहली पेमेंट कब करनी होती है, स्टार्ट ऑफ द पीरियड करनी है। आज हम अकाउंट ओपन करेंगे तो आज ही हमने पहली पेमेंट करनी है। 1 जनवरी को अगर हमने ओपन कर रहे हैं तो 1 जनवरी को पेमेंट हो रही है, इसका मतलब है 1 साल पूरा होगा तो अकाउंट में हमारी पेमेंट पड़ी होगी तो 1 साल का हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा। ऑर्डिनरी एनुटी में पहले साल का इंटरेस्ट मिलता था। ठीक है, इसका मतलब है कि हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी एनुटी के केस में एज कंपेयर टू एनुटी ड्यू हमें 1 साल का इंटरेस्ट कम मिलता है। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि एनुटी ड्यू के में हमें एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी एनुटी हमें 1 साल का इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। अब 1 साल का इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम नॉर्मली हम उसके लिए अब एक ही पेमेंट अगर हम देखें तो 1 + i⁻1 कर देंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट फैक्टर आ जाएगा। तो 1 हम लिख लें ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा फिर फाइनली क्या हमें हमने हमें पता चला कि जो ये तो हमारा ऑर्डिनरी एनुटी का फॉर्मूला था, पेमेंट इंटू 1 + i⁻n - 1 / i। लेकिन अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं 1 साल के इंटरेस्ट फैक्टर को, विच इज 1 + i⁻1, और 1 ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये मेरा एनुअल ड्यू का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये छोटी सी एडजस्टमेंट हमने करनी होती है एनुअल ड्यू के केस में एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी। फॉर्मूला ऑर्डिनरी एनुटी का ही है, लेकिन चूंकि एनुअल ड्यू के केस में हर पेमेंट पे हमें 1 साल का इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, तो जो भी टोटल अमाउंट आएगी उसको हम 1 + i के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 साल का इंटरेस्ट फैक्टर के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही वाला हमने प्रोसीजर सारे फॉर्मूलाज में हमने करना है। हमने क्या करना है, अगर हम टेबल वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अगेन 1 + i के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये जो ऑर्डिनरी एनुटी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था उसके साथ 1 + i को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह एनुटी ड्यू के केस में भी एनुटी ड्यू की जो अगर हमने टेबल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसमें भी हमने इसी तरह से प्रोसीजर कर देंगे। तो ये सिंपल सी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा एनुटी ड्यू के हमारे फॉर्मूलाज डिफाइन हो जाते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन देखें उसमें भी यही बता रहा है, वही सिमिलर उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसमें पेमेंट्स कब कब हो रही हैं। हमने देखे पहले स्टेप बाय स्टेप हमने चीजों को अंडरस्टैंड करना है। नंबर फर्स्ट आपने देखना होता है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एनुटी वाली अवेलेबल है या नहीं है। सेकंडली फिर आपने देखना होता है पेमेंट स्टार्ट ऑफ द ईयर हो रही है या एंड ऑफ द ईयर हो रही है। थर्डली फिर आपने देखना होता है कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसका टेबल में वैल्यू फैक्टर के आंसर होंगे या नहीं होंगे। तो फिर फाइनली हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, आपको पता चल जाएगा ये सारा प्रोसेस करने के बाद कि अब आपने फाइनली कौन सा मेथड यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डायरेक्टली सोल्यूशन पे नहीं जाना आपने, डायरेक्टली सोल्यूशन पे जाएंगे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और चांसेस ऑफ एरर भी ज्यादा होंगे। तो हम क्या करते हैं, नंबर हम उसी तरह से हम डिस्कशन करते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें ये हमें क्वेश्चन में बताया, यू हैव ओपनड अ सेविंग अकाउंट इन अ बैंक एंड स्टार्टेड डिपॉजिटिंग
₹2500 इन द अकाउंट एट द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द एवरी ईयर आ रहा है। कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट विल बी अवेलेबल इन योर अकाउंट एट द एंड ऑफ 10th ईयर if the bank is paying 12% compound annual interest। लो जी, तीन करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला काम क्या करना है, एनुटी के केस में हमने देखना कि तीनों करेक्टरिस्टिक्स एनुटी की पूरी हो रही है या नहीं हो रही। पहली कैरेक्टरिस्टिक इक्वल पेमेंट्स है, वो भी यहाँ पे है 2500 की हो रही है। इक्वल इंटरवल के बाद हो रही है, एट दी स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर हो रही है। इसका मतलब है एवरी ईयर है तो इसका मतलब सेम पेमेंट्स हो रही है, इक्वल पेमेंट्स भी हो रही है, इक्वल इंटरवल के बाद भी हो रही है। और फिक्स टाइम पीरियड हमें वो भी उन्होंने बता दिया, 10 ईयर्स है तो टाइम पीरियड भी हमें। तो ये तीन चीजें, इसका इसका मतलब हुआ कि ये वाला क्वेश्चन कौन सा हुआ आपका, एनओटी का हुआ। अब इसमें एनओटी में भी ऑर्डिनरी एनओटी भी होती है, एनओटी ड्यू भी होती है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था पेमेंट्स आर मेड एट द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर। इसका मतलब ये एनुअल ड्यू का है और हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ 10 ईयर। इट मींस कि वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट एनुअल ड्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट एनुअल ड्यू। और एनुअल ड्यू का फॉर्मूला फिर हम लिख लेंगे। आप लास्टली फिर हमने देखना है कि जी ये 10 ईयर्स है और 12% है, तो दोनों वैल्यूज हम आसानी के साथ टेबल से देख सकते हैं। तो डायरेक्टली फिर हम टेबल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फैक्टर की वैल्यू लेंगे, उसको 1 + i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली हमारा पेमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें और 49,136.36 हमारा फिर फाइनली आ जाएगा। सो वी विल हैव 49,136.36 रुपीज इन आवर अकाउंट बाय द एंड ऑफ 10th। तो ये वाला हमारा एनुअल हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से सेम बात, सामने छोटी सी एक एडजस्टमेंट कर देनी है एनुअल। लास्टली आज इसकी वीडियो का लास्ट जो टॉपिक है, दैट इज आल्सो सिमिलर विद एनुटी, लेकिन इसमें एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, दो करेक्टरिस्टिक्स तो सेम है। अब इसमें पहले डिस्कशन हम देख लेते हैं क्या जी, क्या लिखा है जी, हमें बता रही है व्हेन एवर इन एनी कैश फ्लो स्ट्रीम द इक्वल पेमेंट्स मेड आफ्टर इक्वल इंटरवल्स फॉर इनफिनिटी टाइम पीरियड इज कॉल्ड परपेचुअल कैश फ्लो स्ट्रीम। लो जी, एनुटी के केस में इक्वल पेमेंट्स होती थी, इक्वल इंटरवल्स होते थे, लेकिन फिक्स टाइम पीरियड के लिए होते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज क्या हुई है, इक्वल पेमेंट्स भी हैं, इक्वल इंटरवल के बाद भी हो रहा है, लेकिन अब इन्फिनिटी टाइम पीरियड के लिए हो रहा है। तो इस कैश फ्लो स्ट्रीम को या कैश फ्लो पैटर्न को हम परपेचुअली कैश फ्लो पैटर्न बोलते हैं। It has same characteristics as of annuity except the time period characteristics. So a perpetuity has also three characteristics which are given as। अब इसमें कौन सी है, इक्वल पेमेंट्स होनी चाहिए, इक्वल इंटरवल के बाद होना चाहिए, और टाइम पीरियड इसमें फिक्स नहीं है, टाइम पीरियड आपका इन्फिनिटी टाइम, हमें नहीं पता कि कब तक वो चलता रहेगा, जिस तरह से नॉर्मली पेंशन फंड के केस में होता है। ठीक है, कि आप किसी कंपनी से या किसी पेंशन फंड कंपनी से आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जी, आप उनको कहते हैं जी मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट कर दूंगा, और कंपनी अग्री रहती है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तो मुझे एक फिक्स पेमेंट मिलती रहेगी इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स या जो भी है। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता कि हाउ मच एनी पर्सन लिव लॉन्ग, ठीक है, कितना वो साल जिंदा रहेगा। ठीक है, वो 10 साल रहे, 20 साल रहे, 30 साल रहे, 50 साल रहे, हमें नहीं पता, वी डोंट नो। तो अब इसका मतलब है कि हमें टाइम पीरियड का नहीं पता, तो इन्फिनिटी टाइम पीरियड होगा। तो इक्वल पेमेंट्स भी हैं, इक्वल इंटरवल के बाद भी है, लेकिन टाइम पीरियड इन्फिनिटी है, तो ये हमारा परपेचुटी वाला था। इन केस ऑफ परपेचुटी वी कैन ओनली कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। ये याद रखना है, परपेचुटी के केस में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती है। उसकी रीजन क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्यों नहीं होती, ये भी हमें पता होना चाहिए। फ्यूचर वैल्यू इसलिए नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि फ्यूचर वैल्यू के लिए हमें फ्यूचर टाइम का पता होगा, तो तभी हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना। हमें पता होगा कि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, और अगर टाइम पीरियड का पता चल गया तो फिर हमारी परपेचुटी नहीं होगी, फिर तो वो एनुटी बन जाएगी। क्योंकि टाइम पीरियड इसमें इन्फिनिटी, अगर टाइम पीरियड का पता चल गया तो इक्वल पेमेंट्स है, इक्वल इंटरवल है, और टाइम पीरियड अगर आपका फिक्स हो गया तो वो तो फिर परपेचुटी रहेगी नहीं, वो तो फिर एनुटी हो जाएगी। तो दैट इज द रीजन कि परपेचुटी के केस में वी कैन ओनली कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने बता दिया, द रीजन फॉर दिस इज दैट बिकॉज द टाइम पीरियड इज इन्फिनिटी। if we know the time period then definitely it will not be considered as perpetuity, rather it will be it will become an annuity, वो फिर एक annuity बन जाएगा। नेक्स्ट मूविंग, अब हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करनी, वेरी सिंपल फार्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी विल बी इक्वल टू पेमेंट डिवाइड बाय रेट, हम कर देते हैं, तो ये प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी हमारे पास है, वेरी सिंपल। अब इसका अगर हम क्वेश्चन देखें, उसमें भी हमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमें एक केस टाइप दे दिया, हम उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यू आर प्लानिंग ए फाइनेंशियल प्लान फॉर यू, इसमें थोड़ी थोड़ी क्लरिकल मिस्टेक्स हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, वो मैं करेक्ट कर दूंगा, बस आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लेना।
You are planning a financial plan for you after retirement life. Sorry. For that, you have contacted an insurance company, and the company provides you your desired amount of rupees 1,50,000 by the end of every year for your life. For that agreement, you must put up some amount in the company to buy the policy. If the company is using 10% compound annual interest rate for its calculation, calculate how much amount you must need to put in the company to get the desired payment for your life. लो जी, ये अब हमें क्वेश्चन दे दिया है, हमें इसमें क्या बताया कि जी आप अपने रिटायरमेंट के लिए कोई फाइनेंशियल प्लान सोच रही हैं और आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट किया है। आपको बेसिकली चाहिए 1,50,000 एट द एंड ऑफ, ये सॉरी एक जीरो ज्यादा लग गई है, 1,50,000 आपको एट द एंड ऑफ एवरी ईयर आपको चाहिए। ठीक है, तो कंपनी राजी हो गई है जी, कंपनी इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट दे प्रोवाइड कर देगी, लेकिन कंपनी चाह रही है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट फिर आपको कुछ ना कुछ स्टार्ट में पेमेंट करना होगी। जो भी कंपनी है कि अमाउंट है वो तो कंपनी बताएगी बताएगी। अब आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है। अगर कंपनी 10% कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट यूज कर रही है, तो अब हमने कैलकुलेट करना है कि इस पेमेंट के अगेंस्ट हमें कितनी अमाउंट इसमें पुटअप करनी चाहिए। तो देखिए जी, 1,50,000 की पेमेंट है और 10% इंटरेस्ट है, तो पेमेंट डिवाइड बाई रेट कर देंगे तो 1.5 मिलियन 15 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे से, तो आपने इसको इग्नोर कर देना ये वाला, तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। तो basically, if you want to purchase that annuity which provides you 1,50,000 for your life, having 10% compound interest rate, then you must need to put up 15 lakh 1.5 million in the company to buy this perpetual contract. तो ये वाला हमारा परपेचुअल वाला हमारा contract, और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ही कैलकुलेट होती है, और एक ही मेथड है इसका, इसका और दूसरा कोई टेबल वगैरह या कोई और मेथड नहीं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों ने ये वाला लेक्चर एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंडिंग मोर देन वंस इन अ ईयर एंड इफेक्टिव एनुअल रेट के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इसके अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कोई सी भी बुक ले लें, प्रेफरेबली BS लेवल पे। नॉर्मली हम लोग वैन हॉर्न की हम बुक करते होते हैं, फॉलो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस। तो वो इसके अलावा भी कोई सी भी आप ब्रिगम की बुक ले लें, कोई भी बुक ले लें, तो उसकी आप एक्सरसाइज निकाल के तो वहाँ से इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टिल इफ यू नीड एनी क्लैरिफिकेशन और क्यूरी, you can inbox me or you can make your query in the comment box। तो मैं वहाँ से कोशिश करूँगा इन फ्यूचर टाइम पीरियड जितने भी आपकी क्यूरीज हुई, तो उनको आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल दीज वन बाय वन। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।